तो पहला जो टॉपिक है वो है अपवर्तन। तो अपवर्तन से इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एग्जाम्पल। तो चलिए सारे एग्जाम्पल को एक साथ देखते हैं फटाफट। तो देखिए अपवर्तन से सवाल जो बनता है वो क्या बनेगा कि तारे का टिमटिमाना, ठीक है, तारे का टिमटिमाना, तारा जो टिमटिमाता है वो किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण से। किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। सूर्य जब उगता है या फिर डूबता है तो सूर्य देखिएगा चपटा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, ठीक ना। वो किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण से। किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। और जब पानी पानी जब बाल्टी में जब रहेगा उसमें जब आप सिक्का दीजिएगा तो वो क्या होगा? उठा हुआ दिखाई देगा, बहुत पास दिखाई देगा। तो ये किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का उदाहरण है। जब मछली मारने वाला मछली पर जब निशाना साधता है तो मछली के किस दिशा की ओर निशाना को लगाना चाहिए? तो मछली के जस्ट ऊपर की ओर जो है कि लगाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब जब मछली जब यहाँ जब रहेगा, ठीक है, मछली जब यहाँ रहेगा, ठीक है, वास्तविक मछली यहाँ रहेगा, ठीक है, लेकिन वो दिखाई देगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको कहाँ पे लगाना होगा निशाना? तो यहाँ नीचे में, ठीक है, रियल में नीचे लगाना पड़ेगा। उसी तरह से एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है, इसमें सिक्का आपका यहाँ रहेगा गिरा हुआ नीचे में, लेकिन आपको दिखाई जो देगा यहाँ पे उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है। और जो एक आता है कि एक टब है, ठीक ना, एक टब है, इसमें जो है कि एक जो है कि लकड़ी जो है कि सीधा वाला लकड़ी है, ठीक ना। तो वो जब आप देखिएगा ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक ना, पानी भरा हुआ है और एक लकड़ी उसमें सीधा वाला है। जब ऊपर से आप उस लकड़ी को देखिएगा तो वो टेढ़ा हुआ जो है कि दिखाई देगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, ठीक ना। तो ये सारे किसका जो है कि उदाहरण था? तो ये सारे अपवर्तन के उदाहरण थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि मुख्य रूप से क्या था? तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, ठीक है, ये किसका उदाहरण है? तो यह है अपवर्तन का उदाहरण, ठीक है। और सूर्य उगते या डूबते समय कैसा दिखाई देना? चपटा दिखाई देना। कलर का यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। सूर्य से दो सवाल बनता है। एक तो सूर्य का आकार, आकार क्या दिखाई देगा? जब सूर्य जब उगता है या फिर अस्त होता है तो आपको सूर्य कैसा दिखाई देगा? बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक ना, बहुत बड़ा सा दिखाई देगा। तो ये जो है कि ये किस कारण से होता है? तो अपवर्तन के कारण से। लेकिन एक सवाल बनता है कि सूर्य जब उगता है, ठीक ना, उगने से पहले आसमान कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो ये किस कारण से? तो ये प्रकीर्णन चले जाएगा, ठीक ना। कलर का जब बात आएगा ना तो वहाँ प्रकीर्णन मारिएगा। जब इसके आकार यानी कि बड़ा हो जाता है, ठीक ना, तो ये चपटा हो जाता है। तो ये किसका उदाहरण होगा? ये अपवर्तन के कारण से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है वो क्या है? परावर्तन है। क्या है? परावर्तन। तो परावर्तन से सवाल आप तो जानते ही हैं कि ये कोई सतह है, ठीक है, इधर से कोई प्रकाश जब पड़ेगा तो इससे परावर्तित होकर वापस आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? परावर्तन। या कोई रूम है, हॉल टाइप का है, आप जब इधर से बोलिएगा तो इसमें टकराएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर। तो यही क्या है? परावर्तन है। क्या है? परावर्तन है। तो देखिए परावर्तन से जो एक सवाल बनता है ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ठीक ना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सवाल बनता है कि स्टेथोस्कोप जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप वही गला में जो डॉक्टर सब जो लटकाते हैं, ठीक ना, वही है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप किस पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक ना, बहुत सारे टॉपिक को हम लिए हैं, ठीक ना, तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ से बने रहिए। देखिए प्रकीर्णन आ गया। चलिए इससे पहले एक दो सवाल और देख लेते हैं। देखिए क्या क्या। एक तो आपका आ जाता है कौन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जो सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा कि जैसे पूछता है आपसे क्या? हीरे का चमकना, ठीक है ना, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा किसका है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का।
और सबसे अगर पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर तत्व कौन सा है, ठीक है ना, कठोर तत्व कौन सा है, तो क्या कहिएगा, हीरा कहिएगा, ठीक ना। धातु अगर कहेगा सबसे कठोर धातु तो वो अलग हो जाएगा, ठीक ना, वो प्लेटिनम हो जाएगा। लेकिन कठोर अगर तत्व अगर कहे तब क्या होगा, हीरा हो जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका रेगिस्तान में एक घटना जो होता है वो क्या होता है, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, मरीचिका, ठीक है, मृग मरीचिका। ये क्या होता है, रेत का चमकना, ठीक है। मृग मरीचिका जो है रेत का चमकना। तो ये जो घटना होता है मृग मरीचिका का, ये अक्सर रेगिस्तान बालू वाले क्षेत्र में होता है कि जब आप दूर से जब देखिएगा ना तो वहाँ का रेत जो होता है, बालू जो होता है वो क्या होता है, चमकता है। और दूर से देखिएगा ना नज़र आएगा वो वहाँ पे क्या है, पानी है। लेकिन जब उस जगह जब नज़दीक जाइएगा तो वो पानी नहीं बल्कि क्या चमक रहा था, रेत चमक रहा था, ठीक ना। तो इसी संदेह को क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। ये जो कि किस कारण का, किसका जो है कि उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का घटना किस कारण से होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और एक सवाल बनता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, ठीक ना, ऑप्टिकल फाइबर जो चमकता है किस कारण से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, ठीक है। इंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसीलिए इंडोस्कोपी जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन से क्या सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकीर्णन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का फैलना। क्या होता है, प्रकाश का फैलना, ठीक है। तो प्रकीर्णन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का फैलना, ठीक ना। जो प्रकाश जितना फैलेगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं, क्या कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका, तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो तरंगदैर्ध्य जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, वो होता है किसका, लाल रंग का, ठीक है ना। लाल कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होता है वो किसका होता है, बैगनी का, ठीक है। सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य जो होता है वो, तो प्रकीर्णन यहाँ से देखिए तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका, तो रेड कलर का, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका, तो बैगनी का, किसका, तो बैगनी का। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका, बैगनी का। देखिए अब यहाँ से आप समझिएगा, जब भी कहे सबसे अधिक विचलन किसका, सबसे अधिक विचलन किसका, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका, प्रकीर्णन किसका, ठीक है ना। तो कुछ भी अब अगर पूछे सबसे अधिक विचलन किसका, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका, ठीक ना, तो ये सारी चीज़ जब पूछे ना तो सबसे अधिक में जो अब होगा वो कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। केवल तरंगदैर्ध्य जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, रेड का, ठीक है। बाकी बात जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, बैगनी। विचलन भी सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का। लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, बैगनी का, ठीक है। बात को समझिए, तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका, रेड का। और तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका, बैगनी का। जबकि विचलन भी सबसे ज़्यादा किसका, बैगनी का। और प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा किसका, बैगनी का। तो देखिए यहाँ से समझ गए कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, तो बैगनी का। चलिए एक बार फिर से एक बार लिखते हैं। देखिए विचलन सबसे अधिक किसका, विचलन और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो ये किसका होगा, बैगनी का। सबसे ज़्यादा किसका होगा, बैगनी का। अब विचलन और प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा, तो लाल कलर का, किसका, लाल कलर का, ठीक है। सबसे कम होगा विचलन और प्रकीर्णन किसका, लाल का। सबसे अधिक विचलन प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी का, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो लाल का। तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होगा, तो बैगनी का, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रकीर्णन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का फैलना, ठीक ना। वायुमंडल में जितने भी धूल कण होते हैं उनके कारण से किसी भी कलर का अगर फैलाव हो रहा है तो उसका प्रकीर्णन जो होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो आपको पता होगा कि प्रकीर्णन कम होने के कारण ही, अब प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। प्रकाश का यानी कलर कोई भी अगर लाइट है उसका प्रकाश का क्या होना, फैलना, ठीक है। जैसे लाल कलर है तो फैलना, ठीक ना। तो यानी कि प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, फैलना। अब ये बताइए अभी तुरंत हम बोलें कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल का होता है।
जबकि सबसे अधिक प्रकिरणन और विचलन किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम प्रकिरणन किसका होता है, तो लाल का। जब लाल का जब प्रकिरणन जब कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये फैलता कम है, ठीक ना, क्योंकि प्रकिरणन का मतलब ही होता है क्या, फैलाव। अब जो ज़्यादा फैलेगा वो क्या होगा, प्रकिरणन उसका ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा प्रकिरणन किसका होता है, तो बैगनी का होता है, यानी बैगनी सबसे ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, बैगनी कलर बहुत ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बैगनी जब फैलेगा तो आप देखे होंगे कि सिग्नल सब पे लाल कलर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, लाल रंग के लाइट का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ये जो है कि फैलता नहीं है। यानी कि यहाँ पे अगर सिग्नल पे अगर लाल अगर दिख रहा है तो ये फैलाव नहीं होगा, और ये आसानी से दूर से जो है कि ड्राइवर सबको जो है कि दिखाई दे देगा, ठीक है। इसीलिए सिग्नल पे लाल रंग के जो है कि प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे बैगनी लगाता तो इसका क्या हो जाता, परिकिरणन अधिक होता है और इसका प्रकाश क्या हो जाता, फैल जाता और दूर से दिखाई ठीक से देता नहीं। इसीलिए बैगनी का प्रयोग ना करके किसका किया जाता है, लाल का किया जाता है, ठीक है, किसका किया जाता है, लाल का। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है कि जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, एक आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण से, या फिर समुद्र का नीला दिखाई देना किस कारण से, ठीक है, आसमान का सफ़ेद दिखाई देना किस कारण से, तो प्रकीर्णन, किसके कारण से, प्रकीर्णन। सुबह या शाम के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक ना, सुबह या शाम के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है किस कारण से, तो प्रकीर्णन के कारण से, किसके कारण से, प्रकीर्णन के कारण से, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। एक प्रकीर्णन के बारे में जानिए। देखिए एक है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन तो हो गया। विवर्तन के बारे में जानिए, विवर्तन, ठीक है। विवर्तन का जो खोज जो किया वो कौन किया, ग्रेमाल्डी ने किया था। कौन किया था, ग्रेमाल्डी ने, ठीक है। बहुत सारे भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक ना। तो देखिए, तो आपसे पूछा जाता है कि इन धनुष में रंगों का जो फैलाव जो होता है वो किस घटना के कारण से होता है, तो विवर्तन के कारण से होता है, ठीक है। तो विवर्तन हम इसलिए बताना चाह रहे हैं क्या है कि बिहार एसएससी में विवर्तन का परिभाषा पूछा गया, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, तो समझिए, इसका परिभाषा होता है कि प्रकाश को कारण, समझिए इसका डायरेक्ट ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कि जल्लादार कोई जो है ना सेफ है, ठीक है, और इधर से पूरा जल्लादार है, और इधर से जब प्रकाश आएगा तो अब ये बताइए, ये तो पूरा क्लियर, इससे हट के तो इधर इस साइड जो है कि प्रकाश आएगा नहीं, जल्लानुमा आएगा, कुछ छाया भी आएगा इधर, कुछ छाया भी आएगा, और क्या आएगा, कुछ छाया भी होगा, कुछ प्रकाश भी आएगा, ठीक है। और इसके बीच में धूलकण भी दिखाई देगा, ठीक है ना, क्या दिखाई देगा, धूलकण भी दिखाई देगा आसानी से। तो इसी को प्रकाश को अवरोध के कारण, ठीक है, प्रकाश को अवरोध के कारण, ठीक ना, किनारे पर थोड़ा मुड़ कर छाया में प्रवेश करने की घटना को ही क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो देखिए, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन जो किया गया है टोटल कितने में, तो 4 में, ठीक है, टोटल कितने में, तो चार जो कि भाग में विभाजन किया गया है। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि पंजाब हिमालय जो है ये कौन कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो या स्थित है। तो यहाँ से आप कहिएगा क्या, पंजाब तो कहाँ पे है, पंजाब भारत के कौन दिशा में है, बताइए, पंजाब भारत की कौन दिशा में है, ऊपर उत्तर साइड में है, ठीक ना, और उत्तर साइड में कौन सा नदी, सिंधु नदी। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, सिंधु और सतलज नदी। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय, ठीक है। और कुमायूं हिमालय जो है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है, सतलज और काली नदी के बीच है। और नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच है, तीस्ता नदी के किनारे,
ठीक है, काली और तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, और कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच। एक और आता है आपका कौन, असम हिमालय। कौन आता है, असम हिमालय। असम हिमालय, तो असम हिमालय जो आता है वो किसके बीच, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच यहाँ पे है, देखिए असम हिमालय जो आता है किसके किसके बीच, तीस्ता और दिहांग नदी। असम में ब्रह्मपुत्र को ही क्या कहा जाता है, दिहांग नदी कहा जाता है। ठीक है, तो असम हिमालय किस किस नदी के बीच है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। ठीक है, और नेपाल किसके किसके बीच, नेपाल किसके किसके बीच, तो काली और तीस्ता के बीच। आपसे ये भी पूछा जाता है कि नेपाल और भारत को अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो काली नदी। नेपाल और भारत को अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो काली नदी है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब रटा हुआ होना चाहिए एकदम से, थोड़ा सा भी सस्पिशन नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज। ठीक है, और कुमायूं हिमालय सतलज और काली, सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, या ब्रह्मपुत्र, कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र रहेगा। ठीक है, दिहांग। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। ठीक है, 2-4 बार आप इसको अच्छा से याद कीजिएगा। चलिए अब है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है, शर्करा। क्या कहा जाता है, शर्करा, या फिर स्टार्च। ठीक है, तो ये सब इसी को कहा जाता है। चलिए देखिए, पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला जो क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6। ठीक है, O6। अब यहाँ से कार्बन कितना है, यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन के गो है 12 को, और ऑक्सीजन के गो है 6 गो। यहाँ से जब आप काटाइएगा तो 6 कम 6 और 6 दूनी का 12 और 6 दूनी का 6 कम 6 हो जाएगा, यानी 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। ठीक है ना, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, तो कार्बन कितना होता है, आप ग्लूकोज याद रखिएगा, वहाँ से अनुपात निकाल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन कितना होता है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 के अनुपात में होता है। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये जल्दी से ऊर्जा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा देना। ठीक है, क्या है, ऊर्जा देना। तो कितना कैलोरी ऊर्जा देता है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। कितना देता है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है कि ऊर्जा जो देता है वो कैसे ऊर्जा देता है, सबसे जल्दी ऊर्जा देता है, बहुत जल्दी ऊर्जा देता है। इसीलिए जब फुटबॉल खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी जब खेल खेलता है तो उसको जल्दी से एनर्जी के लिए, जल्दी से ऊर्जा के लिए ग्लूकोन डी दिया जाता है। ठीक ना, तो वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो जल्दी ऊर्जा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। जल्दी ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होगा, तो कार्बोहाइड्रेट से होगा। किससे प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगा। ठीक है, जल्दी ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट से। तो जल्दी जो ऊर्जा होगा प्राप्त हमको किससे, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन ज़्यादा जो ऊर्जा जो प्राप्त होगा हमको किससे, तो वसा से होगा। किससे होगा, वसा से। 9.2 कैलोरी जो है कि ऊर्जा इससे मिलता है। ठीक है, 9.2 किलो। ज़्यादा अगर ऊर्जा कहेगा तो वसा हो जाएगा, और जल्दी ऊर्जा किससे मिलेगा, तब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा।
तो देखिए, और एक सवाल बनता है क्या, दरोगा में, बिहार एसएससी में, एसएससी में, कहीं भी जाइए आपको ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कि कहाँ से प्रारंभ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कि मानव शरीर में कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुँह से ही प्राप्त हो जाता है, मुख से ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और मुख में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मुख में आपको पता होगा कि लार पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है। और लार में जो है कि लार में जो है कि कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक तो एमाइलेज, एक तो एमाइलेज एंजाइम, और एक कौन, टाइलिन, ठीक है। एक तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और एक टाइलिन एंजाइम, किस में, लार में पाया जाता है, ठीक ना। अब ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह में लार पाया जाता है, लार में कौन सा, एमाइलेज और टाइलिन। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है, कौन सा सहायता करता है, कौन सा एंजाइम, तो आपका आंसर होगा क्या, कि एमाइलेज। कौन सा होगा, एमाइलेज और टाइलिन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, कौन सा एंजाइम सहयोग करता है, तो कौन सा हो जाएगा, एमाइलेज। MVVI क्वेश्चन है, ठीक है, रट जाइएगा इसको, कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा तो एमाइलेज रहता है ऑप्शन में, ठीक ना, इसीलिए एमाइलेज वाले को आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और यहाँ से अगर और थोड़ा सा अगर कठिन अगर बना सकता है तो वो क्या, कि एमाइलेज जो एंजाइम है ये कहाँ से निकलता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है, तो ये कहाँ से, अग्नाशय से, पैंक्रियाज ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट का कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड, और एक कौन, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड में जो होगा आपका, एक होगा कौन, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और कौन हो जाएगा आपका, गलेक्टोज, कौन होगा, गलेक्टोज, और एक होगा फ्रुक्टोज, कौन होगा, फ्रुक्टोज, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड में कौन कौन, ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रुक्टोज, जबकि डाइसेकेराइड में आपका कौन कौन हो जाएगा, सुक्रोज, कौन होगा, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड में आप एक याद रखिएगा, स्टार्च और क्या याद रखिएगा, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का कौन कौन सा उदाहरण है, तो ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रुक्टोज, पूरा रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रुक्टोज, डाइसेकेराइड, सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, और पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इसमें काइटिन भी आ जाएगा, काइटिन और सेलुलोज भी आ जाएगा पॉलीसेकेराइड में, ठीक है, पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज भी आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर, क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर कहा जाता है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है, गलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर, और फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है, ठीक ना। फल का जो मीठा स्वाद आता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट के कारण से, तो फ्रुक्टोज के कारण से, फल जो मीठा लगता है किस कारण से, फ्रुक्टोज के कारण से, ठीक है। और सुक्रोज को क्या कहा जाता है, टेबल शुगर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेबल शुगर, ये गन्ना में पाया जाता है, ठीक है। और लेक्टोज वाला किस में पाया जाता है, जो कि रेनिन का पाचन करता है दूध से, ठीक है ना, दूध में। और उसके बाद स्टार्च क्या है, पादप में भोजन का जो संचय होता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में, पौधों में, ठीक है, या पादप में भोजन का जो पाचन होता है, संचय होता है भोजन का संचय किस रूप में, स्टार्च के रूप में, जबकि मनुष्य में भोजन का जो संचय होता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अब यहीं से थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी जल्दी से, कि ग्लूकोज की जब मात्रा, अच्छा ग्लूकोज, मानव शरीर में ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज की मात्रा को कौन जो है कि नियंत्रित करता है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ग्लूकोज
ग्लूकोज की मात्रा को मानव शरीर में कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन करता है। इंसुलिन इंसुलिन कौन करता है? इंसुलिन एंजाइम करता है। और इंसुलिन एंजाइम क्या करता है? मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो प्रकार के, एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस, मेलिटस डायबिटीज़ मेलिटस, और होता है एक डायबिटीज़ होता है एनसीडीपस, डायबिटीज़ एन 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 सी एन सी डे एन सी एन सी डीपस 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 डीपस, ठीक है, एन सी डीपस होता है, ठीक है। मेलिटस में क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? मधुमेह रोग, ठीक है ना, मधुमेह रोग। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग? मधुमेह रोग, ठीक है। एन सी डी पी में क्या होता है कि इसमें यूरिन की मात्रा क्या होता है? यूरिन का त्याग ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना, बार बार जो है कि यूरिन निकालने, यानी कि आपको जो है कि मूत्र जो है कि विसर्जन होते रहेगा, ठीक है, एनसीडीपीएस से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप क्या क्या सीखेंगे? ग्लूकोज की मात्रा को मानव शरीर में कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन। अब ये बताइए इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है कहाँ से? अग्न्याशय से। अग्न्याशय से। कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। अब बोलेगा कि इंसुलिन जो है कि मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इसका स्राव अग्न्याशय के किस भाग से होता है? तो आप कहिएगा बीटा कोशिका से। कहाँ से? तो बीटा कोशिका से। कहाँ से? तो बीटा कोशिका, अग्न्याशय के बीटा कोशिका भाग से होता है इंसुलिन का स्राव। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड अभी कौन कौन सा था? बोल, डाइसेकेराइड कौन कौन सा था? डाइसेकेराइड तो आपका था कौन? सुक्रोज, 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 ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, 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 सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और एक था कौन? एक था लेक्टोज। एक कौन था? लेक्टोज, लेक्टोज, और एक था कौन? लेक्टोज था, ठीक ना, और एक कौन था? लेक्टोज। आपसे मिलान करने के लिए दे सकता है कि सुक्रोज जो है कि कौन कौन से मोनोसेकेराइड से मिलके बनता है, यानी डाई, डाई मतलब दो होता है, तो दो मोनोसेकेराइड मिल करके डाइसेकेराइड का निर्माण करता है। तो सुक्रोज जो है कि कौन कौन सा मोनोसेकेराइड मिलके बनता है, ठीक ना, ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है, मिलान करने के लिए कौन सा सही है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। देखिए लेक्टोज, क्या है? लेक्टोज। अब लेक्टोज, लेक्टोज के जैसा कौन सा नाम आएगा मोनोसेकेराइड में? तो एक आएगा कौन? गलेक्टोज, 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 कौन सा आएगा? गलेक्टोज। अब बताइए लेक्टोज यहाँ भी है लिखा हुआ, लेक्टोज यहाँ भी है लिखा हुआ, ठीक है, लेक्टोज यहाँ भी है लिखा हुआ, और यहाँ गौ को जब छोड़ दीजिएगा तो लेक्टोज यहाँ भी है लिखा हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछेगा लेक्टोज जो है कि कौन से दो मोनोसेकेराइड मिल करके बनता है? तो लेक्टोज और इधर गलेक्टोज हो जाएगा। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि तीनों के साथ ग्लूकोज अनिवार्य रूप से मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो गलेक्टोज जो लेक्टोज जो बनेगा किसको किसको मिलने से? एक तो गलेक्टोज और एक कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो हमेशा रहेगा, ग्लूकोज तो हमेशा रहेगा। इसके साथ भी कौन रहेगा? ग्लूकोज तो रहबे करेगा, ग्लूकोज तो रहबे करेगा, ठीक है, और इसके साथ भी ग्लूकोज रहबे करेगा, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज कॉमन है, सब में रहेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज सब में रहेगा, तो लेक्टोज जो बनेगा किससे? ग्लूकोज और गलेक्टोज के मिलने से। इधर भी लेक्टोज, याद करने का तरीका देखिए, लेक्टोज यहाँ भी है, लेक्टोज इधर भी है, गो को जो हटाइएगा लेक्टोज हो जाएगा। तो लेक्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज तो अनिवार्य है, रहबे करेगा। तो लेक्टोज जो है कि डाइसेकेराइड किस किस के, यानी कौन कौन सा मोनोसेकेराइड मिल के बनता है? तो ग्लूकोज तो रहेगा ही, तो ग्लूकोज और एक क्या कहिएगा? गलेक्टोज कहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें भी तो ग्लूकोज रहबे करेगा, ग्लूकोज। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माल्टोज जो बनता है, दो गो ग्लूकोज मिल करके माल्टोज का निर्माण करता है। तो एक ग्लूकोज है, एक और ग्लूकोज जब मिला दीजिएगा, यानी कि दो ग्लूकोज जब मिलेगा तो क्या किसका निर्माण करेगा? माल्टोज का निर्माण करेगा, ठीक है, किसका करेगा? माल्टोज का। अब ग्लूकोज और इसके साथ क्या मिलेगा? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जब मिलेगा तब किसका निर्माण करेगा? सुक्रोज का। किसका निर्माण करेगा? सुक्रोज का। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। चलिए बहुत सारे यहाँ पे दिवस हैं, फटाफट दिवस को देखते हैं फटाफट। तो देखिए
सबसे पहले जनवरी 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 में कौन कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 4 तारीख को कौन सा मनाते हैं, लुइस ब्रेल दिवस। कौन सा, लुइस 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 ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस, और 9 जनवरी को प्रवासी, काहे कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे किसी केस को लेकर के, और वहाँ से रिटर्न जो आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 जनवरी को क्या मनाता है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व 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 हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को यानी कि आज है 12 तारीख ही है, तो आज कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो युवा दिवस। कौन सा, युवा दिवस। विवेकानंद की जयंती को लेकर के युवा दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को आपका वायु सेना दिवस, 4 दिसंबर को आपका जो है कि नौ सेना दिवस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, तो 15 जनवरी तक आ चुके हैं। 15 के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा, 26 जनवरी, जो कि क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। कौन सा, गणतंत्र दिवस। अब और उसके बाद 26, एक और है इसमें 23 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को तो पते हैं आने ही वाला है, कौन सा, गणतंत्र दिवस, ठीक है। और 25 जनवरी को कौन सा, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, ठीक है, मतदाता दिवस। और शहीद दिवस कब, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए जनवरी खत्म, आ जाइए फरवरी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, 4 फरवरी, ठीक है। केमोथेरेपी किसका अध्ययन, किसका, कैंसर का, ठीक है। कैंसर दिवस का 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को। और 13 फरवरी को कौन, 13 फरवरी को रेडियो दिवस। और 28 फरवरी को MVVI, कौन सा, विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, तो फरवरी में 3 को महत्वपूर्ण है, कौन कौन, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, ठीक है। और कैंसर की जांच के लिए कौन सा जो है कि टेस्ट किया जाता है, केमोथेरेपी, ठीक है ना। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस, और जो है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट मार्च पे, मार्च में आपका जो महत्वपूर्ण है वो आ जाता है आपका कौन सा, एक जो है 3 जनवरी को आता है, कौन सा, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस। वन्य जीव संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट संरक्षण दिवस, ठीक है ना। 3 मार्च को कौन सा, दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस। 3 मार्च को वन्य जीव संरक्षण दिवस। लिखिए, जब अधिनियम जब पूछे तब कब कहिएगा, 1972। वन्य जीव अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था, ठीक है ना। तो 3 मार्च को हो गया कौन सा, वन्य जीव संरक्षण दिवस, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है आपका बहुत महत्वपूर्ण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और एक आता है 15 मार्च उपभोक्ता दिवस, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च को बिहार दिवस के साथ साथ जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 जो है कि मार्च को जल दिवस, जबकि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22, देखिए यहाँ सस्पिशन आपका दूर करते हैं, ठीक है ना। 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल कैसे लिखते हैं, अप्रैल में क्या आता है, प्रो आता है, प्रो से क्या होता है, पृथ्वी। इसीलिए कभी भी सस्पिशन में 22 मार्च को पृथ्वी दिवस नहीं मारिएगा, क्योंकि अप्रैल में कौन सा होता है, पृथ्वी दिवस का 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को जल दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चलिए यहाँ से मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो जल दिवस हो गया। और आपको याद होगा कि भगत सिंह राजगुरु, और कौन थे,
भगत सिंह, राजगुरु और एक थे कौन, सुखदेव, सुखदेव। ठीक है, इस तीनों को फांसी दिया गया था 1931 में। कब? 23 मार्च को। 23 मार्च को दिया गया था फांसी। ठीक है, कब दिया गया था? 23 मार्च को फांसी दिया गया था। और उसके बाद याद रखिएगा 24 मार्च को कौन सा दिवस? टीबी दिवस, टीबी दिवस। ठीक है, टीबी दिवस। अब भारत सरकार ने टीबी को पूर्णतः मुक्त करने के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 2025 वर्ष को घोषित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मलेरिया भगाने के लिए 2030 तक मुक्त करेगा, 2030 तक मुक्त करेगा, और एड्स भगाने के लिए भी 2030 तक मुक्त कर देगा। ठीक है, चलिए मार्च खत्म, अप्रैल आ जाइए। अप्रैल 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 तो अप्रैल में अभी तुरंत बोले कौन सा? एक तो 22 अप्रैल आ जाएगा जो कि पृथ्वी दिवस है, इधर भी दरोगा पूछा गया था। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस? स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। और जो है कि 14 तारीख को तो अम्बेडकर जयंती है, ये है अम्बेडकर जयंती है, ये है। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाएगा एक पूछा जाता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। ठीक ना, एक आता है कौन? विरासत दिवस, विरासत दिवस। ठीक है, और 22 अप्रैल तो बच्चा जानता है, क्या जानता है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। यहाँ भी पो का है, यहाँ भी पो का है, तो पो। ठीक है ना, पो यानी अप्रैल लिखेंगे ना तो इसमें क्या आएगा? पो आएगा, पो से पृथ्वी, ऐसे याद रखिएगा। तो पृथ्वी दिवस कहाँ होता है, कब? तो अप्रैल माह में होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। आ जाइए मई में एक होता है 1 मई, सबसे इम्पोर्टेंट श्रमिक दिवस। ठीक है, 3 मई को प्रेस दिवस। ठीक है ना, एक आता है 21 मई और एक आता है 31 मई। तो 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस। ठीक है ना, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। चलिए आ जाइए, मई हो गया ख़त्म। चलिए यहीं पे बता देते हैं जून, क्या बताते हैं? जून के बारे में जान लीजिए यहीं से। जून में होता है 5 जून को कौन सा? पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986। अभी बताए थे इससे पहले वन्य जीव संरक्षण कब आया? 1972। जल संरक्षण कब आया? तो 1974। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973। ठीक ना, तो ये सबको याद रखना है। तो 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस। और 14 जून को याद रखिएगा कौन सा? रक्तदान दिवस। रक्तदान महाकल्याण। ठीक है, और 21 जून को एक तो सबसे बड़ा दिन भी होता है और योग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक ना, योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। जुलाई में आ जाइए, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। ठीक है, स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है किससे है? जनसंख्या नियंत्रण से है। ठीक है, और 26 जुलाई को कौन सा? कारगिल सीमा वहाँ पे। ठीक ना, दई देलक जान। तो कारगिल दिवस कब? 26 जुलाई को। और टाइगर दिवस बोले तो बाघ दिवस कब? 29 जुलाई को। ठीक है, चलिए जुलाई ख़त्म। आ जाइए, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त पे आ जाइए। अगस्त 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 7 तारीख को नीरज चोपड़ा का भाला फेंक दिवस। ठीक ना, भाला इतना कस के फेंक दिया कि पूरा जो है कि स्वर्ण पदक पा लिया। ठीक ना, तो 7 अगस्त को कौन सा? भाला फेंक दिवस। 7 टोक्यो ओलंपिक में ये जो कि घोषित हुआ था। ठीक ना, कि 7 अगस्त से कौन सा दिवस मनाया जाएगा? जो है कि आपका भाला फेंक दिवस। ठीक ना, जिसको जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। और 29 अगस्त को कौन सा? खेल दिवस। 29 अगस्त को खेल दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। ठीक ना, और जो है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। अगस्त हो गया। आ जाइए सितंबर में आपका है 5 तारीख शिक्षक दिवस। 5 तारीख शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस। लेकिन हिंदी दिवस अगर कहे हिंदी दिवस तब 14 सितंबर को कहिएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अक्टूबर। सितंबर के बाद अक्टूबर में तो आप जानते हैं 2 तारीख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और एक है आपका 8 तारीख।
2 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और महात्मा गांधी जी की जयंती, ठीक है। और 8 तारीख को वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस, ठीक है। 8 तारीख कैसे याद रखिएगा, अक्टूबर को कैसे लिखते हैं, ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायु, वायु वायु वायुसेना दिवस कब, अक्टूबर में, अक्टूबर में क्या। तो 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर ख़त्म, नवंबर में आइए। नवंबर में तो एक गो चीज़ याद रखिएगा, कौन सा, ठीक है। बच्चों का सबसे अच्छा वाला है कौन, बाल दिवस, बाल दिवस, बाल दिवस, बाल दिवस, बाल दिवस कहिया 14 नवंबर, 14 नवंबर। और दिसंबर में आ जाइए, दिसंबर में फटाक से आ जाइए। 1 तारीख को कौन सा, 1 तारीख को आपका कौन सा, एड्स दिवस, एड्स दिवस, कौन सा, एड्स दिवस, ठीक है, एड्स दिवस, एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2 तारीख को आपका कंप्यूटर दिवस, 3 तारीख को आपका विकलांग दिवस, और उसके बाद 4 दिसंबर को तो आपको पता ही होगा, अभी तुरंत बोले थे कौन सा, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। चलिए पूरा जो है कि दिवस का सुपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 है खेल मैदान, खिलाड़ी की संख्या, ठीक है। तो अब ये बताइए, बेसबॉल, 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 बेसबॉल जो है कि बेसबॉल जो खेलते हैं उस खेल के मैदान को क्या कहते हैं, बेसबॉल खेलने वाले मैदान को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो डायमंड कहा जाता है, डायमंड। बेसबॉल खेलने वाले जगह को डायमंड कहा जाता है। क्रिकेट खेलिएगा तो उसको क्या कीजिएगा, पिच कहिएगा, क्या कहिएगा, पिच। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, पिच पे, ठीक है। हॉकी कहाँ खेलते हैं, तो फील्ड में, हॉकी कहाँ खेलते हैं, फील्ड में। लेकिन गोल्फ कहाँ खेलते हैं, गोल्फ, गोल्फ कोर्स में, कहाँ पे, कोर्स में। गोल्फ कहाँ खेलते हैं, कोर्स में। और तैराकी, तैराकी कहाँ पे, तैराकी, तैराकी, तैराकी तो पानी में ना, तो पानी में कुछ पोसे पानी पोसे पुल, पोसे पानी पोसे पुल, तैराकी तो पानी में कीजिएगा, पोसे पानी पोसे पुल हो जाएगा, पुल कहते हैं, ठीक है। और टेबल टेनिस, टेबल, टेबल बोल दिया ये टेबल, टेबल जब बोलिए दिया कि टेनिस खेलिए टेबल पे, किस पे खेलिए, टेबल पे। अच्छा टेबल पे खेलिएगा, टेबल कौन सी, बोर्ड, क्या कीजिएगा, क्या कहिएगा उसको, बोर्ड, क्या कहिएगा, बोर्ड, टेबल टेनिस बोर्ड। एक आता है शब्द पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग, ठीक है। ये कैसा वर्ड आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, चीन का होगा पिंग पोंग, इसीलिए टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो यह है चीन का। और टेबल टेनिस में यूज करने वाला एक जो शब्द है क्या है, पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद और यहाँ से बोर्ड हो ही गया। चलिए अब खिलाड़ी की संख्या देख लेते हैं, ठीक है। खो खो, खो खो, खो खो, खाते रहो, खो खो, खो खो, खो खो कहे या फिर कहे कौन, बेसबॉल, खो खो कहे या कहे कौन, बेसबॉल। दोनों में खिलाड़ी की संख्या कितना, 9, दोनों में खिलाड़ी की संख्या कितना, 9। खो खो कहे, बेसबॉल कहे, 9। अब बेसबॉल, बेसबॉल, बेसबॉल बोल रहे हैं, बास्केट नहीं बोले, बास्केट, बास्केट नहीं बोले, बास्केट नहीं, बास्केट, बास्केट में 5, बास्केट में 5। खो खो बेसबॉल, खो खो बेसबॉल 9, बास्केट में कितना, 5। बेसबॉल बास्केट दोनों अलग है, तो बेसबॉल में कितना खिलाड़ी, 9, एक पक्ष का बात कर रहे हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5। जबकि जिम्नास्टिक में कितना, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक करना मल्लेश्वरी, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में कितना खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, कितना खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी। और उसके बाद वाटर पोलो कहे, वाटर, वाटर, वाटर पोलो कहे, ठीक है, वाटर पोलो कहे, कबड्डी कहे, कबड्डी, 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 और कहे क्या, नेट बॉल, नेट बॉल। तो ये तीनों खेल, कबड्डी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है, ठीक ना, लेकिन वाटर पोलो, अब पोलो, पोलो सिर्फ अगर खाली पोलो कहते हैं, क्या बोले, सिर्फ पोलो, तो पोलो सिर्फ 4 खिलाड़ी, ठीक ना। लेकिन वाटर पोलो कहे तब कितना, 7। कबड्डी कहे तो कितना, 7। वॉलीबॉल कहे तब कितना, 6। और कबड्डी कहे तब 7, नेट बॉल कहे तब 7, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा, हॉकी, क्रिकेट, ठीक ना, हॉकी, क्रिकेट, और ले लीजिए कौन, दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, 11। दोनों में खिलाड़ी कितना, 11, 11, 11, 11। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी, ठीक है। अब वाटर पोलो, वाटर पोलो तब 7, पोलो तब 4, ठीक है। कबड्डी तो 7, अब वॉलीबॉल कहे तब 6, नेट बॉल कहे तब 7, हॉकी कहे, क्रिकेट कहे, फुटबॉल कहे, कुछ कहे, तीनों में से तो इसका खिलाड़ी की संख्या एक पक्ष में कितना, तो 11, ठीक है। चलिए अंश खत्म हो गया।
चलिए एक याद रखिएगा, रग्बी वाला, रग्बी 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 एक याद रखिएगा, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल भी होता है, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? तो 15 खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 चले। होता है क्या? आगे आ गया मानक समय रेखा। ठीक है, तो चलिए मानक समय रेखा के बारे में समझते हैं। देखिए मानक समय रेखा उसको कहते हैं जहाँ से कि आपका क्या, किसका निर्धारण किया जाता है? समय का, समय। ठीक है, किसका निर्धारण किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, समय, समय का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा जो है कि अपने भारत में कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद, कहाँ से? इलाहाबाद, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, कहाँ कहिएगा? मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहीं से गुजरता है कौन सा रेखा? भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। ठीक है, तो भारत में मानक समय रेखा जो है कितना डिग्री पे गुजर रहा है? तो कितना पे? तो 82.5 डिग्री। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर कहिएगा, क्या कहिएगा? पूर्वी देशांतर। तो इस बार उसमें मध्य निषेध द्रोगाम जो सवाल जो पूछा गया था कि मानक समय रेखा भारत से गुजरता है, तो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर, ऐसे दे दिया था। तो कौन सा देशांतर होता? तो पूर्वी। ठीक ना, कौन सा होता? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। देखिए IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक होता है GMT। ठीक है, GM यहाँ पे T। ठीक ना, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो पूछा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये भारत का समय हो गया, और ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक ना, तो GMT और IST में जो अंतर है वो कितना का है? तो 5.5 घंटा का, 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है, लेकिन 5.5 घंटा क्या, यानी इंग्लैंड के समय से भारत का समय जो है 5.5 घंटा आगे है कि पीछे है? तो आप क्या कहिएगा? आगे है। किधर है? आगे है। क्या है? आगे, 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 किधर है? आगे है। ठीक है, तो IST और GMT में अंतर कितना घंटा का है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा क्या? आगे है। IST क्या है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से अब ये जान लीजिए कि मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है।